दुनिया को अंदाज़ा नहीं था कि ईरान के पास इतनी सामरिक शक्ति होगी। लगता है पिछले 40 साल से ईरान लगातार जो प्रतिबंध झेल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ मिसाइल पर काम कर रहा था। ईरान से जो मिसाइलें सामने आ रही है वो पहाड़ की गुफाओं से निकल रही है। सबको पता था कि ईरान पहाड़ से घिरा हुआ और एक तरफ समंदर से। पहाड़ों को काट काट कर ईरान ने मिसाइल डेवलप किए हैं। ईरान ने एक अल फतह नाम के मिसाइल को लॉन्च किया है जिसकी मारक क्षमता 1400 से लेकर 2400 किलोमीटर तक है। उस मिसाइल की खासियत यह है कि वो मैक 5 से लेकर मैक 10 तक उसकी स्पीड है। सोचिए, तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है, जहां गगनचुंबी इमारतें हैं, दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट देश इजराइल वो बेनकाब हो चुका है। उसके अस्पताल पर रॉकेट गिर रहे हैं, उसके मिलिट्री जो ठिकाने हैं उस पर रॉकेट गिर रहे हैं, मोसाद के दफ्तर को ढा दिया गया है। ये मात्र छठा दिन है। जैसे ही देर शाम होती है मिसाइलों की बारिश शुरू हो जाती है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर ईरान ने लगभग तय कर लिया है कि युद्ध आर और पार का है। ये एक तस्वीर देखिए, मैं सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये इजराइल की राजधानी तेल अवीव की तस्वीरें हैं। कहा जाता है कि 90 लाख वाला आबादी इजराइल दुनिया का सबसे सामरिक रूप से मजबूत देश था। इजराइल का काम था हथियारों की दलाली करना। अमेरिका जो भी हथियार बनाता था उसका ब्रोकर इजराइल होता था और वो दुनिया को हथियार सप्लाई करता था। इसी बात पर इजराइल को गुमान हो गया था कि वो दुनिया में किसी भी देश को मार सकता है। बस इजराइल ये देखता था कि उस देश के पास अपना एयरफोर्स न हो, नेवी न हो, उसकी अपनी आर्मी न हो। ईरान के साथ ये सारी चीज़ें नहीं थी। उनके पास एयरफोर्स था लेकिन उतनी मारक क्षमता नहीं थी। ईरान के पास मिलिट्री है लेकिन उसे परमाणु बम नहीं था। ईरान के पास नेवी भी है लेकिन बड़े युद्धपोत नहीं थे। और यहीं पर गच्चा खा गया इजराइल। 6 दिनों में जो दुर्गति हो रही है, इजराइल जिस पर कभी कोई पटाखा नहीं छूटा था। याद कीजिए, हमास के लड़ाकों ने सिर्फ वो मिसाइल नहीं था, वो रॉकेट था, एक छोटा सा हथियार जिसकी क्षमता 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर होती है। रॉकेट लॉन्चर रॉकेट लॉन्च किया गया था। उसके बाद इजराइल को बहाना मिल गया था। उसने लेबनान पर बमबारी की, उसने हिजबुल्लाह को ख़त्म किया, हमास को खाक में मिला दिया, उसने फ़िलिस्तीन और गजा को प्लेन कर दिया था। लेकिन सोचिए, ये सारी भयावह तस्वीरें अब फिर से जिंदा हो रही है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं, 90 लाख इजरायली देश छोड़कर भाग रहे हैं। वो एयरफोर्स टनल में जगह बना रहे हैं, मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक भी इजरायली नहीं है जिसको अब ये भरोसा हो कि बेंजामिन नेतन्याहू उसको बचा लेगा। एक नई जो खबर आई है वो सामने ये आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी और बेटे पर बड़ी जांच चल रही थी। भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लग रहे थे। इसीलिए शायद बेंजामिन नेतन्याहू ने देश को युद्ध में धकेल दिया, क्योंकि वो सत्ता में बने रहना चाहता था। हर तानाशाह, जिसके बारे में आप इतिहास उठा के देखेंगे तो तानाशाह पहले धर्म के नाम पर राजनीति करता है और उससे भी काम न चले तो वो राष्ट्रवाद के नाम पर देश को युद्ध में धकेल देता है। ये काम हिटलर ने भी किया था। उसने द्वितीय वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देश को युद्ध में धकेल दिया था। ये काम मुसोलिनी ने भी किया था, जो इटली का तानाशाह था। और उस समय जिसको रोम, बर्लिन, टोक्यो पाप का धूरी कहा जाता था, जापान ने भी यही काम किया था। क्या बेंजामिन नेतन्याहू 21वीं सदी का वो हिटलर है? क्या उसने वर्ल्ड वॉर में दुनिया को धकेल दिया है? क्योंकि स्थिति तो वही बन रही है। जिस तरह से ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, मिसाइल दाग रहा है। अगर ईरान की मिसाइल्स की बात करें तो उसके पास 5 मैक से लेकर 10 मैक की स्पीड है उसके मिसाइल्स की। 10 मैक की स्पीड को आप सरल भाषा में समझिए कि 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर की गति, मतलब ध्वनि की गति से 6 गुना ज़्यादा तेज गति से उसके मिसाइल इजराइल पर गिर रहे हैं। उससे भी बड़ी बात, इजराइल और फिलिस्तीन की दूरी कम से कम 2000 किलोमीटर है। उसके बीच में 7 ऐसे देश आते हैं जो ईरान के दुश्मन देश हैं, जो अमेरिका के सह पर ईरान के खिलाफ खड़े हैं। पहला देश आता है इराक। इराक ईरान का पड़ोसी देश है। उसके बाद दूसरा देश आता है जो सबसे ज़्यादा अमेरिका के दुश्मन था, सीरिया, जिसको सीरिया ने सबसे पहले, अमेरिका ने सीरिया पर कब्जा किया, असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। उस सीरिया पर भी अब अमेरिका का कंट्रोल है।
जॉर्डन जो पूरी तरह से अमेरिका का पिछलग्गू है, उसके बाद यमन जो थोड़ी बहुत रेसिस्टेंस कर रहा था गजा के पक्ष में, उसको भी लगभग अमेरिका ने नेस्तनाबूद कर दिया है। तो 6-7 देशों का रॉकेट वहाँ से उनके जो इंटरसेप्टर है उसको पार करके ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो इजराइल पर गिर रहे हैं। इसी से इजराइल की बेचैनी बढ़ रही है। अब तक सोचिए, अब तक ये स्थिति है कि मुश्किल से 150 मिसाइल्स जो है टोटल 25 मिसाइल्स अगर दागता है इजराइल, तो उसमें सिर्फ 5 से 10 मिसाइल्स जो है वो इजराइल पर गिरता है, बाकी इंटरसेप्ट कर लिए जाते हैं। उसके बावजूद जो अंदाजा आप नहीं लगा सकते, वो तमाम तस्वीरें देखिए, दुनिया भर की मीडिया में खबरें भरी हुई है कि किस तरह से इजराइल की बर्बादी हो रही है। एक दूसरा पक्ष भी है, एक तरफ जहां ईरान के मिसाइल्स इजराइल पर गिर रहे हैं, उसके अस्पताल, स्कूल, जिसको इजराइल अस्पताल और स्कूल कह रहा है, उसको ईरान मिलिट्री अड्डा कह रहा है। दूसरा पक्ष ये है कि इजराइल को गुमान था कि उसके पास F-35 जो दुनिया का सबसे आधुनिक विमान है। अभी भारत में जो केरल हवाई अड्डा है, वहाँ पर अमेरिका का एक विमान F-35 3 दिनों से कैरियर कर रहा है, उतरा हुआ है। पहले कहा गया कि वो तेल भरवाने के लिए उतरा है, बाद में कहा गया कि उसमें तकनीकी खराबी। आप सोचिए, F-35 5 विमान, ऑफिशियली ईरान ने कहा है कि हमने 5 विमान मार गिराए हैं। ईरान ने सिर्फ कहा ही नहीं है, तस्वीरें दिखाई है। इतना ही नहीं, लगभग 200 के करीब ड्रोन्स जो AI ऑपरेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको चलाते हैं, 200 से ज़्यादा ड्रोन्स जो हैं वो ईरान ने मार गिरा है अपने मिसाइल से। इसका मतलब है कि वो दो तरफा मार करने की शक्ति रख रहा है। अमेरिका ने कहा था कि मैं पूरी तरह से ईरान के आकाश पर कब्जा कर चुका हूं, मेरे कंट्रोल में। इजराइल ने कहा कि हम पूरी तरह से कंट्रोल कर चुके हैं। जब इजराइल सबसे बुरे वक्त में है, जब उसकी बिल्डिंगों पर हमले हो रहे हैं। आज की खबर है, राजधानी तेल अवीव में जो शेयर मार्केट की बिल्डिंग है उसको तबाह कर दिया गया है। अस्पताल तबाह हो रहे हैं, हाइफा का बंदरगाह तबाह है, पावर प्लांट तबाह है, बिजली घर तबाह हो रहा है। इजराइल ने अंदाजा नहीं किया था कि उसको इतना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। सिर्फ 6 दिनों में ये हालत है। कहा जा रहा है, CNN की रिपोर्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि दुनिया के देशों को पता चल गया है कि ईरान के पास कम से कम 3 महीने से लेकर 3 साल के लड़ने के लिए मिसाइल्स हैं। वो अपने ही घर में बैठकर मिसाइल लगातार दागता रहेगा। अब दूसरा पक्ष क्या है? दुनिया को इंतजार है कि क्या अमेरिका हमला करेगा। ये एक बड़ा खतरा है क्योंकि अमेरिका अभी भी पावरफुल है। 3 बेड़ा जो समुद्री बेड़ा है उसने तैनात कर दिए हैं, जिस पर एक एक बेड़े पर 20-20 फाइटर प्लेन है। तो क्या अमेरिका इराक पर फाइटर प्लेन से बमबारी करेगा? अगर अमेरिका चाहता है कि ईरान के सारे मिसाइल खत्म हो, तो उसको इतनी बमबारी करनी पड़ेगी कि तेहरान सहित पूरा ईरान मलबे में तब्दील हो जाए। लेकिन सवाल है कि ये भी संभव नहीं है। नॉर्थ कोरिया ने साफ साफ कह दिया है कि हम हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकते हैं। अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदा, अगर उसने इजराइल पर हमला किया, तो हम उसके सामने खड़े होंगे। रूस ने कहा है कि यह संभव नहीं है कि हम इस युद्ध में चुपचाप सिर्फ तमाशा देखेंगे। वो इस युद्ध में शामिल होगा। अगर किसी भी कीमत पर अमेरिका इस युद्ध में शामिल होता है तो चाइना, अब तक 3 कार्गो विमान चाइना के तेहरान में उतर चुका है। उसमें बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े फाइटर प्लेन उतर चुके हैं। इसका मतलब है कि ये युद्ध ग्लोबल युद्ध बनता जा रहा है। अगर थोड़ी सी चूक, अगर अमेरिका ने ईरान पर बमबारी करने की कोशिश की, तो ये युद्ध बड़ा युद्ध हो जाएगा, क्योंकि रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से इजराइल के साथ, इजराइल के खिलाफ और ईरान के साथ बना हुआ है। तो ये युद्ध उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। एक उम्मीद की किरण दिख रही है। पुतिन ने कहा है कि हमारी बात हुई है अमेरिका से और हम चाहते हैं कि रूस, मॉस्को में एक बैठक हो जिसमें रूस, चीन, कोरिया और अमेरिका हो, इजराइल और ईरान भी हो, तभी कोई बातचीत हो सकती है। खामेनी ने साफ कर दिया है कि हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम किसी दबाव में सरेंडर नहीं करेंगे, हम इस युद्ध को अंजाम तक ले जाएंगे। हम इजराइल से लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर अमेरिका हम पर हमला करता है तो जल डमरू मध्य जो समुद्री सीमा है उसमें हम बारूद बिछाएंगे, बम बिछाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका लगातार 2000 किलोमीटर की दूरी पर जितने उसके मिलिट्री फोर्सेज है वो अपने आर्मी बेस को इराक से हटा रहा है,
वो अपने आर्मी बेस को सीरिया से हटा रहा है, जॉर्डन से हटा रहा है। इसका मतलब है कि अमेरिका को भी अंदाजा हो गया है कि ईरान के पास वो मिसाइलें हैं जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। मैं आपको इस समय 7वीं रात के वो तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूं जो आप देख रहे थे इस वीडियो के दौरान, और इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि हाइफा, तेल अवीव और गिलगिट शहरों को कितना नुकसान हुआ। इसका मतलब है ये युद्ध लंबा चलेगा और ईरान वो अंतिम ताबूत में, अमेरिका और इजराइल के ताबूत में अंतिम किल साबित हो सकता है अगर ये युद्ध लंबा चला। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।